इसराइल के शहरों यरूशलेम, तेल अवीव या हैफा पर हमले, क्या ये इसराइली आयरन डोम नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं? और हिजबुल्लाह की शमूलियत के बाद क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अब मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है? व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ अ नॉर्दर्न फ्रंट फुली ओपनिंग? देखिए, फुल ओपनिंग तो हो चुकी है। 3-4 जगहों पे तो जंगें चल रही हैं इस वक्त। यूएई में चल रही है, अमेरिका के ऊपर है, इसके अलावा मतलब 7 ममालिक के ऊपर ईरान ने हमला किया था ना, जिसमें बहरीन, जॉर्डन, यूएई, ये तमाम ममालिक शामिल थे। और कतर और रियाद के अंदर भी कुछ जो अमेरिकन बेसिस हैं उसके ऊपर। असल मसला इस वक्त अमेरिकन बेसिस का नहीं है। असल मसला ये है कि क्या इस जंग के बाद अमेरिका इस खित्ते में रह सकेगा या नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि शायद मुस्तकबिल में शायद अमेरिका के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इस बात की नहीं है कि दुबई के ऊपर शाहिद ड्रोन से हमला हुआ, ये डेब्रीज गिरी। फैक्ट ये है कि बुर्जुल अरब से लेकर दुबई एयरपोर्ट से लेके जो मुख्तलिफ उनकी जो बेसिस हैं उन सब के ऊपर जो है हमले भी हुए हैं और वो हमले कामयाब भी हुए हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका ने जो अहदाफ दिए थे वो बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा जी हम रजीम चेंज चाहते हैं, हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ख़त्म करना चाहते हैं, हम ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं, हम ईरान के गैर रवायती अनासर ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उनकी लिस्ट देखें तो वो लिस्ट 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है। वो एक लिस्ट ऐसी है जैसे कि आप पूरा का पूरे ईरान को जड़ों से ख़त्म करके उनकी जगह किसी और को खड़ा करना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है इस सारी सिचुएशन में कि ईरान के मद्दे मुकाबिल ना अमेरिका के पास ना इसराइल के पास कोई ग्राउंड फोर्सेस नहीं है। और जिस भी चीज़ का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि ईरान के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आएगी और वो रेवोल्यूशन जो है खुद ब खुद इनको उस जगह पे पहुंचा देगी कि जहाँ रजीम चेंज हो जाएगा। रेवोल्यूशन तो आई है ईरान के अंदर, ईरान में रेवोल्यूशन तो आई है, लेकिन रेवोल्यूशन हम सब ने देखी है। जो खamenei साहब की नमाज जनाजा थी उसमें हज़ारों लोग रजीम के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, रजीम के खिलाफ खड़े हुए नजर नहीं आए हैं। अगर जब वेस्टर्न मीडिया देखें तो वहाँ उन्होंने कुछ खवातीन भी दिखाई हैं, कुछ लोगों को भी दिखाया सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इट्स स्क्रिप्टेड। जो मैसेज हैं मैसेज इनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही। और हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदीया, यूएई, बहरीन जैसे ममालिक अब खुलकर अमेरिका की सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। और यूएई ने तो ईरान से सफारती ताल्लुकात भी खत्म कर दिए हैं। और क्या ईरान का यूं तमाम ममालिक पर हमला किसी तौर पर हक के दिफा वाली सूरत हाल में आता है? क्योंकि अभी अब कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ तो फुल सपोर्ट नजर आ रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, जो यूएई है, यूएई, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनर्स हैं। इसलिए यूएई का ये कहना तो समझ आती है। लेकिन जो कतर के ऊपर इजराइल का अटैक हुआ था उसकी वजह से ये जो पहली दफा अमेरिका को ये जंग खुद लड़नी पड़ रही है। जीसीसी इस वक्त चुप है। जीसीसी ने ये कहा है कि इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले ना करे। ये भी कहा है कि कोई एटमी हथियार भी ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो, जिसमें सऊदी अरेबिया ने भी कहा है, कतर ने भी कहा है। इसका मतलब ये है कि पहली दफा जो कतर पे अटैक हुआ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये अटैक कतर पे था, इसराइल का अमेरिकन बेसिस पे नहीं था, क्योंकि हमारे जो अहदाफ हैं वो मुख्तलिफ हैं। और क्योंकि ये हमारे पे अटैक नहीं था और इसमें हमारी मुशावरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट की, तो इसलिए हम इसको कतर पर अटैक समझ रहे हैं। अमेरिका के लिए कोई पाबंदी नहीं थी कि वो कतर का दिफा करता है। इसलिए इस वक्त जब ईरान ने तमाम अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया है तो तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है कि जी कोई जो हवाई फ़ज़ाई हदूद हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी। और जो सबसे हैरानकुन बात है, जो KC-135 के मुताबिक इसको इन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिकियों ने इसराइल से उड़ाकर और यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि एयर टू एयर फ्यूलिंग के तहत ही तमाम जो है अटैक्स हुए हैं ईरान के ऊपर। ये एक छोटी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को सस्टेन करना या इसराइल को मिलिट्री ऑपरेशंस को 1500 किलोमीटर दूर से सस्टेन करना, इसका एक अपना चैलेंज है और वो चैलेंज जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल होता है। ठीक। मैम, इस सब में चाइना और रूस की क्या पोजीशन होगी? क्या ये ममालिक ओवर्टली नहीं मगर कोवर्टली ईरान को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स या वेपन सपोर्ट फराहम कर सकते हैं या अब भी कर रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह की सपोर्ट या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का नहीं आया चाइना और रशिया की तरफ से। देखिए, दोनों मुल्क कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके लिए
चाइना के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आपको दोनों ममालिक को देखना होगा। रूस एक वक़्त खुद एक जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। चाइना के इस वक़्त खुद मामलात चल रहे हैं जापान के साथ, और हो सकता है स्टेट्स ऑफ ताइवान के अंदर भी आपको कोई ना कुछ आपको चलने की सिचुएशन नज़र आ जाए, जिसमें टू फ्रंट सिचुएशन बन जाएगी अमेरिका के लिए कि वो अपने इत्तेहादी को जापान में बचाए या यहाँ अपने इस इत्तेहादी के साथ मिलकर जंग लड़े। सो ये स्प्रेड आउट भी हो सकती है जंग, और अगर होती है तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल कर ये स्ट्रेट ऑफ ताइवान की तरफ जाएंगे, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के स्ट्रेट ऑफ ताइवान की तरफ जाते हैं तो सिचुएशन क्वाइट बहुत अच्छी खासी खतरनाक हो सकती है। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है, और इस वक्त सपोर्ट हासिल है ईरान की लीडरशिप को, चीन से भी और रूस से भी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन मैम, इस वक्त साइबर हमलों का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल पाकिस्तान की मुख्तलिफ न्यूज साइट्स और चैनल्स को हैक किया गया। अब पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक बैक करके भारतीय चैनल्स को हैक किया और फील्ड मार्शल की वीडियोस वहां चला दी। मगर ये कितना खतरनाक है, आप क्या समझती हैं, इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है? ये इम्पैक्ट तो होता है, और इस वक्त हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान पे जो हमला हुआ वो भी इसका एक शाखसाना था, क्योंकि जो हमला देखें जो पाकिस्तान के ऊपर हुए दहशतगर्दी के, उसमें शिया सुन्नी फसाद को जो है एक तरह जड़ पकड़ने की कोशिश की गई, ताकि जो हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया वो आपके इमाम बारगाह पे किया गया, उसके बाद आपकी मतलब लसानी मतलब जो भी आपकी फॉल्ट लाइन है उनको एक्टिवेट करने की, और उसके अलावा जो 33,000 दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं उनका कोई बराह रास्त और कोई काम नहीं है बजाय सवाए इसके कि उन्होंने ये एक तरह से काउंटर एक्ट करना था ईरान की नॉन स्टेट एक्टर्स को, यानी कि जो उनके गैर रवायती अनासर हैं उनको उनके मद्दे मुकाबल खड़ा होना था। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा हैंडीकैप आ रहा है वो ये है कि ग्राउंड फोर्सेस उस तरह मौजूद नहीं जितना वो सोच रहे थे। ईरान तो ये दावा कर रहा है कि उसने 560 अमरीकी फौजी हलाक किए और अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड इसकी तस्दीद तो कर रही है, साथ में ये भी कह रही है कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि नुकसान तो फिर हुआ है। क्या अमरीकी फौजियों का मारे जाना इस जंग को मजीद खतरनाक नहीं बना देगा? देखिए, खतरनाक तो बनाएगा, लेकिन जब आप जंग में जाते हैं तो नुकसानात के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के लिए जानी नुकसान जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक्त ये भी खबरें आ रही हैं कि इराक के अंदर जो अमरीकी बेस है, उस सबसे बड़ी जो अमरीकी बेस है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। इसके अलावा जो नेवल जो इनके एसेट्स हैं उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अगरचे वो हमला वो समझ रहे हैं कि वो इतना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो इसमें मुश्किल की बात है वो दो हैं। एक तो ये कि ये जो बेड़ा है इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनको वापस असलहा लगाने के लिए वापस जो है किसी न किसी अमेरिकन बेस पे पहुंचना है, और अगर मशरक़ वस्ता की सारी बेसिस जो है उनकी पास नहीं है, यानी कि जबल अली भी और ओमान की क्या कहते हैं बहरीन की बेस भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर इनको डीगो ग्राशिया जाना पड़ेगा, और डीगो ग्राशिया तकरीबन 3.5 दिन की मसाफत के ऊपर है अगर वहाँ से वो रीइंफोर्स होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो फिर ज़ाहिर है जो भी इनके पास वेपन्स हैं जो तकरीबन 96 होंगे तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे कि वो किस तरह अपनी जो है मैनूवर्स को आगे लेके जाते हैं। दूसरी जो इशू है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि जो अमेरिकन ये जो बैरी बेरा है अब्राहम लिंकन, इसके बारे में ये कहा जाता है दफाई एतबार से कि ये अनट्रेसेबल है। सो अगर यहाँ पर हमला होता है, छोटा सा भी हमला है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेसेबल है, और अगर वो ट्रेसेबल है बैरी बेरा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर और मिसाइल्स भी आ सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है दफाई एतबार से। सो ये एक तरह से अमेरिका की जो डिफेंस लिमिट्स हैं उनको भी स्ट्रेन कर रहा है। जो उनके इत्तेहादी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव मयज़ ले रहे हैं, लेकिन रियली ऑफेंसिव मयज़ अब किसके खिलाफ लेंगे और किस जगह पे लेंगे? क्योंकि अगर सिर्फ मिसाइल्स पर बातचीत जाती है और ईरान के पास अगर हज़ारों मिसाइल्स मौजूद हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप तमाम हज़ारों मिसाइल्स को रोक सकें।